नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपके सबसे खूबसूरत और निजी पलों पर किसी अनजानी परछाई की नजर पड़ जाए। क्या होगा अगर आपका साथी किसी रहस्यमयी ताकत के वश में आ जाए और आपको इसकी भनक तक न लगे। और क्या आप मान सकते हैं कि एक टूटा फूटा कमरा रातों रात किसी शाही महल जैसा बन जाए और सुबह होते ही फिर से ढहकर राख जैसा दिखने लगे। आज की कहानी इन सवालों का जवाब तो देगी ही, साथ ही आपको प्यार, धोखे और बदले की उस सच्चाई से भी मिलवाएगी जो आपकी रूह तक हिला देगी। तो दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक विनती है। अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और कुछ देर के लिए इस कहानी को अपनी पूरी कल्पना पर हावी होने दीजिए। हर आवाज, हर सांस और हर लम्हे को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या लंबे समय से देखते आ रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के डूब जाते हैं आज की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी में। कार के शीशों पर तेज बारिश की बूंदें किसी बेचैन ताल की तरह बज रही थीं। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और अंदर खामोशी पसरी हुई थी। बस वाइपर की स्विश स्विश की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रिया ने हल्की झुंझलाहट से कहा, हाय भगवान, देखो इस बारिश को। आज ही बरसना था जब हम मंजिल के करीब थे। उसने शीशे पर जमी नमी को उंगली से पोंछा और बाहर झांका। कबीर ने रिया का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रही हो, सुबह से चल रहे हैं और अब शाम ढल रही है। चलो तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। उसकी आवाज का सुकून रिया की बेचैनी को कुछ पल में शांत कर गया। रिया और कबीर बचपन से एक दूसरे को जानते थे। खेल, पढ़ाई और सपनों की गलियां एक थीं। कब और कैसे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, उन्हें खुद नहीं पता चला। कबीर आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर चला गया और रिया को जयपुर की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। दूरी बढ़ी मगर रिश्ता और गहरा होता गया। आज कबीर दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और शादी के बाद रिया भी वहीं उसके साथ रहने वाली थी। चूंकि शादी में ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली, दोनों सीधे हनीमून के लिए रवाना हो गए। लेकिन उनका हनीमून बाकी लोगों से अलग था। रिया की एक जिद थी, न उसे पहाड़ों की बर्फ देखनी थी, न ही समंदर का किनारा। उसे जाना था अपने पुश्तैनी गांव चंद्रपुर, जहां उसके पूर्वज कभी ठाकुर हुआ करते थे। अब तो ठकुराई नहीं रही, लेकिन उनकी हवेली अब भी शान से खड़ी थी। उस हवेली की देखभाल अकेले गोपाल काका करते थे। उनके पूर्वज कभी ठाकुर साहब के विश्वास पात्र रहे थे। अब गोपाल काका उसी हवेली के रखवाले थे। रिया को बचपन की धुंधली यादें थीं, लंबे गलियारे, पुरानी तस्वीरें और मिट्टी की सौंधी खुशबू। वही खुशबू उसे खींच लाई थी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर रिया ने दस्तक दी। खटखट की आवाज गूंजकर अंधेरे में खो गई। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और सामने गोपाल काका खड़े थे। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में पहचान की चमक। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई बिटिया, अंदर आओ। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। लगा शायद बारिश ने तुम्हें रोक लिया होगा। रिया ने थके स्वर में कहा, हाँ काका, रास्ते में फंस गए थे, इसलिए देर हो गई। कबीर भी सामान उठाकर अंदर आया। गोपाल काका ने ऊपर पहली मंजिल पर कमरे का इंतजाम किया था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर कदम रखते ही हर तख्ता चरमराया, जैसे हवेली अपनी नींद से जाग रही हो। रिया ने बैग बिस्तर पर रखा और धप्प से बैठ गई। लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, उफ, जान में जान आई। लगा था रात गाड़ी में ही काटनी पड़ेगी। फिर उसने शरारत से कबीर की ओर देखा और बोली, तो कैसी लगी तुम्हें हमारी ठाकुरों वाली हवेली? कबीर ने कमरे को देखते हुए कहा, कमाल है, सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया हो। उसने थकान भरे स्वर में आगे कहा, चलो अब हाथ मुंह धोकर कुछ खा लेते हैं, फिर सो जाएंगे। रिया ने मुस्कुराकर हामी भरी और कपड़े निकालकर कबीर को थमाए। जाओ, जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं काका से खाने का पूछती हूँ। रिया उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर घर लौटने की खुशी और एक अजीब सा सुकून साफ झलक रहा था। बाथरूम से लौटने के बाद कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया था। बाहर तेज हवा खिड़कियों के पुराने शीशों को हिलाकर अजीब सी खटखट पैदा कर रही थी और अंदर एक हल्की खामोशी पसरी थी। खाना खाने के बाद दोनों ऊपर लौट आए। रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे अपने बाल संवार रही थी। शीशे में अपने चेहरे को देख उसकी आंखों में हल्की मुस्कान तैर रही थी। उसने शीशे में दिख रहे कबीर को देखते हुए पूछा, तो बताओ,
डिनर कैसा लगा? कबीर ने बिस्तर पर लेटते हुए लंबी सांस भरी और कहा, कमाल का था, बिल्कुल घर का स्वाद। सच कहूं तो महीनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ। इसके लिए गोपाल काका का धन्यवाद करना पड़ेगा। कुछ देर वह रिया को तैयार होते हुए देखता रहा, फिर अधीर होकर बोला, रिया, अब और कितनी देर? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, प्लीज जल्दी आओ। रिया ने शीशे में झांककर खिलखिलाते हुए जवाब दिया, बस 2 मिनट और, सब्र करो डियर। उसकी हंसी ने कबीर का सब्र तोड़ दिया। वह बिस्तर से उठा और दबे पांव उसके पीछे जा खड़ा हुआ। रिया अभी अपनी ही दुनिया में डूबी थी जब अचानक कबीर ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया चौंक गई और हल्की चीख निकल गई। अरे कबीर, ये क्या कर रहे हो? डरा दिया मुझे। कबीर ने उसकी गर्दन के पास झुकते हुए फुसफुसाया, अब और इंतजार नहीं होता। तुम समझती क्यों नहीं हो? उसने नाजुक उंगलियों से रिया के कंधे पर बिखरे बाल हटाए और उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन छोड़ दिया। फिर भावुक होकर बोला, तुम्हें इतना सजने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी तो वैसे ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। रिया कुछ कह पाती उससे पहले ही कबीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे में बस लैंप की हल्की रोशनी थी। कबीर ने उसके चेहरे पर गिरती लट को धीरे से हटाया और बस उसकी आंखों में देखता रहा। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कबीर ने गहराई से झांकते हुए कहा, तुम्हें बार बार देखने का मन करता है, हर बार पहले से ज्यादा अपना सा लगती हो। इतना कहकर वह धीरे से उसके होंठों पर झुक गया, ठीक उसी क्षण जैसे आसमान भी इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। बाहर अचानक बिजली गरजी और कमरे की खिड़कियां सफेद रोशनी से भर उठीं। अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट से रिया सहम गई। खिड़की जो आधी खुली रह गई थी, वहां से पानी की बौछारें सीधे बिस्तर तक पहुंची। ठंडी बूंदें उसके चेहरे से टकराई और रोमांटिक पल एक झटके में टूट गया। रिया ने घबराकर कहा, कबीर, जल्दी खिड़कियां बंद करो, सारा पानी अंदर आ रहा है। कबीर ने तुरंत पास वाली खिड़की के पल्ले कसकर बंद किए और फिर कमरे के कोने में बनी दूसरी खिड़की बंद करने चला गया। बाहर तूफान अब और तेज हो चुका था। जब वह वापस लौटा तो उसकी परछाई दीवार पर किसी रहस्यमयी किरदार जैसी लग रही थी। वह बिना कुछ कहे बिस्तर के पास खड़ा होकर रिया की आंखों में देखता रहा। उन आंखों में चाहत, जुनून और एक खतरनाक नशा तैर रहा था। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर कबीर ने धीरे धीरे रिया को अपने करीब खींच लिया। अगले ही क्षण कमरे की पुरानी दीवारें और ऊंची छत उनके मिलन की खामोश गवाह बन गईं। लेकिन दोनों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कमरे में वे अकेले नहीं थे। कोने में, जहां लैंप की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, एक परछाई खड़ी थी। वह न हिली न डोली। उसकी आंखों में जलती नफरत ने पूरे अंधेरे को चीर दिया था। परछाई बिना पलक झपकाए उन्हें घूरती रही और होंठों पर खौफनाक मुस्कान लिए उनके हर लम्हे को देखती रही। बाहर तूफान रात भर चलता रहा और जब सुबह हुई तो आसमान एकदम साफ था। बारिश के बाद चंद्रपुर की हवेली के चारों ओर की मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। बड़ी खिड़की से आती धूप कमरे की ठंडी दीवारों को छू रही थी, जैसे सदियों पुरानी उदासी को हटाने की कोशिश कर रही हो। गोपाल काका के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता करने के बाद रिया और कबीर हवेली के लंबे लंबे गलियारों से गुजरते हुए बाहर आए। ये इमारत अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा भर रह गई थी, लेकिन हर दरार में वक्त की कहानियां कैद थीं। छत से लटकते जाले और टूटे हुए झूमर इस घर की बीती रौनक की याद दिला रहे थे। एक जगह रुककर कबीर ने थकान भरी सांस ली और कहा, सोचो रिया, इन दीवारों ने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे। यहाँ की खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। रिया ने उसे गौर से देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। बचपन में दादी बताया करती थी कि चंद्रपुर की इस हवेली में कितनी रौनक हुआ करती थी। यहाँ नाच गाना, दावतें, मेहमानों की आवाजाही, और अब देखो सब वीरान हो चुका है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। हवेली की निस्तब्धता उनके बीच उतर आई थी। तभी रिया ने माहौल बदलने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हें गांव की पगडंडियां दिखाती हूं। खेत, तालाब और लोग सब दिल जीत लेंगे। वे दोनों धूप में बाहर निकल गए। दोपहर के खाने और सफर की थकान ने उन्हें गहरी नींद में डुबो दिया। जब आंख खुली तो सांझ ढल रही थी। हवेली की चौड़ी बालकनी में बैठकर दोनों ने कुल्हड़ वाली अदरक चाय पी। सामने आसमान नारंगी रंग में डूबा था।
कबीर ने गहरी चुस्की लेते हुए कहा, उफ, बस 2 दिन और फिर वही इंदौर की भागदौड़। काश छुट्टियां थोड़ी और होती तो इस सुकून को जी पाते। रिया ने उसका हाथ दबाया और बोली, अरे अभी तो वक्त है, हम दिवाली पर फिर यहीं आएंगे। इस बार मम्मी पापा को भी साथ लाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कबीर बस चुपचाप गांव की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अनजाना डर तैर गया। धीरे से उसने कहा, कौन जाने हमें यहां दोबारा आने का मौका मिले भी या नहीं। रिया की मुस्कान थम गई। उसके मन में बेचैनी उतर आई। बिना कुछ कहे वह उठी और कमरे में चली गई। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी दोनों के बीच खामोशी बनी रही। कबीर ने रिया को पास खींचना चाहा, मगर रिया ने आंखें बंद करके कहा, कबीर आज सच में मन नहीं है, बहुत थक गई हूं, सोने दो। कबीर अकेला करवटें बदलता रहा। नींद उससे कोसों दूर थी। आखिर वह उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। अचानक आसमान में बिजली बिना आवाज के चमक उठी। कुछ ही देर बाद हवेली का दरवाजा एक अजीब चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। कबीर घबरा गया। उसे साफ याद था कि उसने दरवाजे की कुंडी खुद बंद की थी। ठंडी हवा का तेज झोंका भीतर आया और उसी के साथ फैली चमेली की तीखी खुशबू, इतनी साफ कि जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। उसके कदम रुक गए। वह सावधानी से बरामदे में पहुंचा। वहां सन्नाटा पसरा था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी परछाई अंधेरे में उसकी हर हरकत को देख रही है। बस बादलों के बीच से छनकर आती चांदनी हवेली के खंभों की परछाइयां जमीन पर बिखेर रही थीं। कबीर ने इधर उधर नजर दौड़ाई। बरामदे के आखिरी कोने में रेलिंग के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ कबीर की तरफ थी। कबीर का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। यह औरत कौन हो सकती है? इस घर में तो गोपाल काका के अलावा कोई नहीं था। दिन भर तो उसने किसी को देखा भी नहीं था। वह दबे पांव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कुछ दूरी पर रुककर उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? उसकी आवाज सुनकर औरत धीरे धीरे पलटी। सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। गहरे लाल रंग की साड़ी उसके चारों ओर लहरा रही थी। माथे पर चमकती छोटी सी बिंदी, करीने से जूड़े में पिरोए चमेली के फूल और उनकी तीखी खुशबू, सब मिलकर जैसे हवेली की वीरानी को तोड़ रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वसुधा हूं। गोपाल काका हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। आज सुबह ही उनसे मिलने आई थी। कल सुबह तक लौट जाऊंगी। कबीर के मन में शक और गहरा हो गया। गोपाल काका ने तो कभी किसी रिश्तेदार का जिक्र तक नहीं किया। फिर ये अचानक कहां से आ गई? और अगर सुबह आई थी तो दिन भर नजर क्यों नहीं आई? कबीर को चुप देखकर वसुधा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आप कबीर मेहता हैं, है ना? कबीर चौंक गया। हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? वसुधा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गोपाल काका ने बताया था। मैंने आपके बारे में काफी सुना है। कबीर ने खुद को संभालते हुए पूछा, तो आप यहीं रहती हैं? नहीं, वसुधा ने सिर हिलाया। मेरा घर अगले गांव में है। काका से कुछ जरूरी काम था, इसलिए आई थी। शाम तक लौटने का इरादा था, मगर मौसम बिगड़ गया तो उन्होंने यहीं रुकने के लिए कहा। कबीर ने और जानने की कोशिश की, तो किस कमरे में ठहरी हैं आप? वसुधा ने नीचे की ओर इशारा किया। मैं तो नीचे ही हूं, काका के कमरे के बगल में। फिर उसने हल्के ठहाके के साथ पूछा, लेकिन कबीर साहब, आप इतनी रात को जाग क्यों रहे हैं? नींद नहीं आ रही क्या? कबीर ने फीकी मुस्कान दी। हाँ, सही कहा, बहुत कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर है। इसके बाद देर तक दोनों बरामदे में खड़े बातें करते रहे। वसुधा की आवाज में अजीब सा जादू था जो कबीर को अपनी ओर खींच रहा था। अचानक एक खामोशी छा गई। वसुधा ने गहरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कबीर पहले ही उसके असर में था। हल्की हंसी के साथ बोला, कहिए। वसुधा के चेहरे पर शरारत उभरी। चलते हैं हवेली के पीछे वाले बाग में। आंधी के बाद बहुत से आम गिरे होंगे। मुझे बारिश के बाद मिट्टी में सने आम बीनना बहुत अच्छा लगता है। कबीर थोड़ा झिझका, लेकिन कमरे में रिया सो रही है। अगर वो उठ गई और मुझे बिस्तर पर न पाया तो घबरा जाएगी। वसुधा हंस पड़ी। अरे, हम बस थोड़ी ही देर में लौट आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए, आपको अच्छा लगेगा। उसने अचानक कबीर का हाथ थाम लिया। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श कबीर के पूरे शरीर में बिजली सी लहर बनकर दौड़ गया। विरोध करने की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वसुधा रहस्यमयी मुस्कान ने उसे और भी बांध लिया। वह उसे सीढ़ियों से नीचे ले गई। रास्ते में वसुधा ने एक पुरानी लालटेन जलाई।
कांपती हुई रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। दोनों बाग में पहुंचे तो चारों ओर गिरे आम और मिट्टी की सौंधी महक फैली हुई थी। वसुधा बच्चों की तरह झुककर आम बटोरने लगी। देखा कबीर साहब, कहाँ था ना, आंधी हमारे लिए तोहफा छोड़ गई है। कबीर बस उसे देखता रह गया। अचानक वसुधा ने अपनी साड़ी का आंचल उतारकर उसमें आम समेटने शुरू किए। तभी आसमान से मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीगती हुई वसुधा आम बीनती रही। उसकी हंसी पूरे बाग में गूंज रही थी। लालटेन की कांपती रोशनी और बारिश में भीगता उसका रूप किसी अप्सरा जैसा लग रहा था। कबीर ने चिंता भरे स्वर में कहा, वसुधा, अब चलिए, बारिश बहुत तेज हो गई है। वसुधा ने घूमकर उसे देखा। उसके चेहरे पर चमकते बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और होता है। आप वाले लोग इन छोटे छोटे सुखों को कहां समझते हैं। कबीर अब खुद पर काबू न रख सका। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। बारिश की धारा में कांपते हुए हाथों से वसुधा की कमर थाम ली। जैसे ही उसके होंठ वसुधा के करीब आए, वसुधा ने धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं कबीर साहब। कबीर ने टूटी सी नशीली आवाज में कहा, वसुधा, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा ये रूप मुझे पागल कर रहा है। मैं आज तुम्हें बहुत करीब से महसूस करना चाहता हूं। मुझे मत रोको, प्लीज मेरे पास आओ, मेरे बहुत पास। कबीर की आंखों में बेचैनी थी। वसुधा ने अपनी पलकों को झुकाते हुए झिझक दिखाई और धीमी आवाज में बोली, कबीर साहब, घर में आपकी पत्नी है, आपको यह सब शोभा नहीं देता। कबीर ने एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी। पत्नी? अगर कोई पत्नी अपने पति की इच्छाओं को ही न समझ पाए तो भला वो कैसी पत्नी हुई। छोड़ो ये सब बातें। वसुधा, बस तुम मेरे पास आओ, सिर्फ मेरे पास। इतना कहकर कबीर ने उसके नरम होंठों को चूम लिया। जैसे ही उसने ये किया, वो अपने होश खो बैठा। वह उसके चेहरे पर पागलों की तरह चुंबन बरसाने लगा। इस बार वसुधा ने भी कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने अपनी बाहों में कबीर को कसकर खींच लिया। उस कशमकश में वसुधा के आंचल में रखे सारे आम एक एक करके फिसल कर कीचड़ में गिर पड़े। तभी जब दोनों बारिश और एक दूसरे में खोए हुए थे, पास ही जमीन को हिला देने वाली बिजली कड़की। एक पल के लिए पूरा बाग सफेद रोशनी में डूब गया। दोनों चौंक कर अलग हो गए। अब वसुधा की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें ना तो वो नशा था, ना ही शरारत। एक सपाट स्वर में उसने कहा, अब आप घर जाइए कबीर साहब। अगर रिया जाग गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूं। वैसे भी ऐसे तूफान में बाहर रहना ठीक नहीं है। चलिए। उसके स्वर में ऐसा हुक्म था जिसे कबीर टाल न सका। दोनों चुपचाप भीगी रात में हवेली की ओर लौट आए। वसुधा नीचे अपने कमरे की तरफ चली गई और कबीर किसी हारे हुए सिपाही की तरह ऊपर की मंजिल पर चला गया। कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। कबीर ने भीगे कपड़ों में ही धीरे से अंदर कदम रखा। नीली नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में रिया अब भी किसी बच्चे की तरह चैन से सो रही थी। कबीर ने राहत की सांस ली। चलो, अच्छा हुआ रिया अब तक सो रही है। अगर वो जाग जाती और मुझे इस हालत में बाहर पाती तो पता नहीं क्या सोचती। उसने कांपते हाथों से टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और घड़ी देखी। सुबह के 4:30 पर थे। अब और जागना ठीक नहीं, थोड़ा सो ही लेता हूं, उसने सोचा और गीले कपड़े बदलकर धीरे से रिया के पास लेट गया। लेकिन लेटने के बाद भी उसकी धड़कनें शांत नहीं हुई। उसके मन में खुशी और अपराध बोध की लहरें एक साथ उठ रही थीं। अचानक उसकी आंखों के सामने बारिश में भीगती वसुधा का चेहरा उभर आया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ बाग में हुआ, क्या वो सच था या कोई सपना। उसकी यादों, उसकी छुअन और उसकी खुशबू में खोते खोते कबीर की आंखें भारी होने लगीं। तभी उसे सपने में दिखा, वसुधा उसके सामने खड़ी है। उसके जिस्म से चमेली की वही नशीली खुशबू आ रही थी। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा था। कबीर मंत्रमुग्ध सा बस उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे वसुधा का मुस्कुराता अक्स उस रोशनी में धुंधला होकर धुएं की तरह घुलने लगा। कबीर घबराकर चीख पड़ा, ना, नहीं वसुधा, मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कबीर, क्या हुआ? किसका नाम ले रहे थे? कोई बुरा सपना देख रहे हो क्या? रिया की आवाज और उसके नरम हाथ का स्पर्श पाकर कबीर की नींद टूट गई। हड़बड़ाकर उठते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ हाँ, बस।
एक सपना देख रहा था। रिया ने चिंता से पूछा, अच्छा तुम ठीक तो हो? पानी पियोगे? कबीर ने उसकी आंखों से बचते हुए कहा, नहीं रहने दो, अभी पानी नहीं चाहिए, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूं। रिया ने धीरे से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो करवट बदलकर फिर सो गई, मगर कबीर की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सुबह जब रिया की नींद टूटी, घड़ी में 7 बज रहे थे। उसने देखा कबीर अब भी बेचैन सी नींद में सो रहा था। माथे पर चिंता की लकीरें थीं। रिया ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बाथरूम चली गई। करीब आधे घंटे बाद जब वो वापस लौटी, कमरे में सुबह की धूप फैल चुकी थी। कबीर अब भी सो रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सुकून था, लेकिन नींद में भी भौहों पर शिकन साफ झलक रही थी। रिया ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, सोने दो बेचारे को, साल भर ऑफिस के काम में दबा रहता है, जी भरकर सोने का मौका कहाँ मिलता है। उसे अचानक याद आया कॉलेज का जमाना। तब भी कबीर रात रात भर जाग कर पढ़ता था और सुबह उठना उसके लिए मुश्किल था, जबकि रिया बिल्कुल उसकी उलट थी। बचपन से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करने वाली। रिया धीरे से बिस्तर के पास आकर कबीर को देखती रही। तभी उसे वो दिन याद आया जब कबीर ने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। वे दोनों 11वीं क्लास में थे। उस दिन शाम को दोनों विनोद सर की कोचिंग से अकाउंटेंसी पढ़कर लौट रहे थे। रास्ते में एक सुनसान गली में अचानक कबीर ने हिचकिचाते हुए कहा, रिया, तुझसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना? रिया हंस पड़ी, अरे नहीं रे, बुरा क्यों मानूंगी, बोल ना, क्या कहना है, इतना घबरा क्यों रहा है? कबीर ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ लिया और एक सांस में बोल गया, रिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और एक दिन तुझसे शादी करना चाहता हूं। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। वो एक पल को चौंकी, फिर उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान फैल गई। धीरे से हाथ छुड़ाकर उसने कहा, देख कबीर, हम दोनों अभी बहुत छोटे हैं। पहले पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़े होते हैं, फिर इन सब बातों पर सोचेंगे। लेकिन हाँ, एक बात सच है, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस शाम के बाद से ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे ये राज परिवारों को भी पता चल गया, लेकिन दोनों परिवार सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। उल्टा उन्होंने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तय किया कि वक्त आने पर दोनों की शादी करवा देंगे। अपना अपना करियर बनाने के बाद एक दिन दोनों ने पूरे रीति रिवाज और सबके आशीर्वाद के साथ हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सोए हुए कबीर के चेहरे को देखते हुए जब रिया पुरानी मीठी यादों में खोई हुई थी, तभी कमरे के बाहर से गोपाल काका की आवाज आई, रिया बेटी, नाश्ता तैयार है, तुम लोग नीचे आ जाओ। काका की आवाज सुनकर जैसे रिया का सपना टूट गया। उसने जवाब दिया, जी काका, बस अभी आ रही हूं। फिर वह कबीर की ओर मुड़ी और उसे धीरे से हिलाते हुए जगाने लगी। कबीर, उठो, और कितना सोओगे? देखो, सुबह के 9 बज चुके हैं, काका नाश्ता लगा चुके हैं, जल्दी उठो। कबीर ने आंखें मलते हुए नींद भरी आवाज में कहा, क्या हुआ, सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? रिया हंस पड़ी, अरे जरा घड़ी तो देखो, कितना वक्त हो गया है, क्या तुम रात भर जागते रहे? रिया की यह बात सुनते ही कबीर का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। पिछली रात की सारी घटनाएं, वसुधा से मुलाकात, बाग में जाना, तूफानी बारिश, सब एक एक कर आंखों के सामने घूम गईं। वह अचानक बिस्तर से कूदकर खड़ा हो गया। नाश्ते की मेज पर बैठा कबीर गुमसुम था। उसकी प्लेट में रखा खाना ठंडा हो चुका था और उसकी बेचैन नजरें बार बार नीचे जाने वाले गलियारे के उस कमरे की ओर उठ रही थीं जहां वसुधा ठहरी थी। कबीर को इस तरह परेशान देखकर रिया ने चिंता से पूछा, क्या हुआ कबीर, तुम ठीक से खा क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? कबीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी उसने गोपाल काका को पास से गुजरते देखा और उन्हें पुकारा, काका जरा इधर आइए। काका पास आए तो कबीर ने सीधे पूछा, काका, वसुधा नाश्ता नहीं करेगी क्या? काका चौंक गए। उनके चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ झलक उठा। वसुधा? कौन वसुधा साहब? कबीर ने जोर देकर कहा, अरे वही वसुधा जो आपके पास वाले गांव से आई थी, आपकी रिश्तेदार। गोपाल काका की आंखों में अब अजीब सा भय उतर आया। किया कि सच झूठ से फर्क नहीं पड़ता, इस पल उसे बस कबीर का साथ देना है। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूं कबीर, पूरी तरह। यह सुनते ही कबीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका चेहरा अचानक हल्का हो गया। उसने कहा, थैंक यू रिया, मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। आई लव यू।
कबीर ने उसे कसकर गले से लगा लिया। रिया ने उसके सीने पर सिर रखते हुए धीरे से कहा, अब बहुत हो गया। कल सुबह हम दोनों इंदौर के पास भैरवी माता के मंदिर चलेंगे। वहां तुम्हारा मन जरूर शांत हो जाएगा। अगले दिन वे कार से मंदिर निकले। रास्ता लंबा और खामोश था। रिया ने कई बार बात करके माहौल बदलना चाहा, पर कबीर बस हूं या हां कहकर टाल देता। मंदिर पहाड़ी पर था। जब वे पहुंचे, सूरज डूब रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था। आरती की घंटियां, अगरबत्तियों की खुशबू और पंडितों के मंत्रों ने वातावरण को दिव्य बना दिया। आरती के बाद प्रसाद लेकर वे लौट पड़े। रात हो चुकी थी और सड़क सुनसान थी। अचानक कबीर को रियर व्यू मिरर में हलचल दिखाई दी। उसने दोबारा देखा तो उसके पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। उसके होंठों से खून बह रहा था, शरीर फटा हुआ था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कबीर चीख पड़ा और घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी झटके से रुक गई। रिया आगे गिरते गिरते बची और घबराकर बोली, क्या हुआ कबीर? इतनी तेज ब्रेक क्यों मारी? तुम ठीक तो हो? कबीर का चेहरा पसीने से तर था। वह हकलाकर बोला, न कुछ नहीं रिया, मैं ठीक हूं। उस रात कबीर ने खाना तक नहीं छुआ। जब रिया कमरे में लौटी तो उसने देखा कि कबीर खिड़की के पास खड़ा अंधेरे में घूर रहा था। उसका शरीर पत्थर की तरह स्थिर था। रिया चुपचाप ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई, उम्मीद में कि कबीर खुद कुछ कहेगा, पर उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह तो अक्सर रिया को देखते ही उसकी ओर खींच आता था, लेकिन आज उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। आखिरकार रिया ने ही खामोशी तोड़ी। क्या बात है कबीर? कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई नई प्रेमिका तो नहीं आ गई? उसने मजाक किया, लेकिन आवाज में चिंता साफ थी। कबीर ने मजबूरन मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हें छोड़कर कोई और मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। रिया ने पीछे से उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा, आज मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, बहुत ज्यादा। कबीर का शरीर झटके से सिहर उठा। उसने नजरें चुराते हुए कहा, सॉरी रिया, आज नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम सो जाओ। रिया ने उसे छोड़ते हुए चिंतित स्वर में कहा, मुझे तो कार में ही लगा था कि तुम बीमार हो। अगर पहले कहते तो मैं गोपाल काका से कहकर किसी डॉक्टर को बुला लेती। कबीर ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं रिया, वैसा कुछ नहीं, बस थकान है, थोड़ी नींद लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, प्लीज परेशान मत हो। दोनों चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। कमरे में भारी खामोशी पसरी रही, जिसे सिर्फ बाहर बहती हवा तोड़ रही थी। उनके बीच एक अनकहा सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो उस बड़े बिस्तर को और भी सूना बना रहा था। कुछ ही देर में थकान और तनाव से रिया की आंख लग गई, पर कबीर करवट बदलते हुए अंधेरे में छत को घूरता रहा। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मंदिर से लौटने के बाद से वह बस उसी दृश्य को याद कर रहा था। उसकी कार की पिछली सीट पर वह खौफनाक औरत आखिर आई कैसे? कौन थी वह? क्या उसका कोई संबंध वसुधा से था, या फिर क्या वसुधा ही सबकी जड़ थी? यह सोचते सोचते उसका दिमाग फटने को हो गया। वह और सहन नहीं कर पाया। कबीर चुपचाप उठकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। तभी रात की ठंडी हवा के साथ उसकी नाक में वही नशीली खुशबू आई, चमेली के फूलों की। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। बिना सोचे समझे वह दौड़कर दरवाजा खोलकर बरामदे में निकल आया और उसने देखा, बरामदे के उसी कोने में चांदनी से नहाई वसुधा खड़ी थी। कबीर भागकर उसके पास गया और एक सांस में सवालों की बौछार कर दी। वसुधा, तुम पूरे दिन कहाँ थी? हम सब ने तुम्हें ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। यहां तक कि गोपाल काका ने भी कहा कि तुम इस घर में कभी आई ही नहीं। आखिर हो क्या रहा है? तुम चुप क्यों हो? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हाँ, बाद में रिया ने मेरा यकीन किया, लेकिन तुम बताओ, सच क्या है? वसुधा उसकी बेचैनी देखकर हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी ठंडापन था। उसने हंसते हुए कहा, अरे बाप रे, एक साथ इतने सवाल, किसका जवाब पहले दूं? फिर भी कोशिश करती हूं। कबीर, मैं यही हूं हमेशा से, पर हर किसी में मुझे देखने की शक्ति नहीं होती। यह सुनकर कबीर का दिल दहल गया। कांपती आवाज में उसने कहा, तुम्हें देखने की शक्ति नहीं होती? मतलब, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? आखिर हो कौन तुम? इस बार वसुधा जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी दूसरी दुनिया से आती हुई लग रही थी। फिर उसने अचानक उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब सवाल छोड़ो और मेरे साथ चलो। कबीर ने घबरा कर पूछा,
कहाँ चलना है? वसुधा ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहां कल रात का अधूरा काम पूरा करना है। आओ। यह कहते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और बगल वाले कमरे की ओर खींच ले गई। वही कमरा जो सुबह कबाड़ से भरा था। दरवाजा उसने हल्का सा धक्का दिया और चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर कबीर की आंखें फटी रह गईं। अब वह कोई कबाड़ खाना नहीं था, बल्कि किसी शाही महल जैसा कक्ष था। रेशमी पर्दे, कीमती कालीन और बीच में मखमल से सजी बड़ी चारपाई। कमरे में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी और चमेली की वही मोहक खुशबू फैली थी। वसुधा ने कबीर को भीतर धकेला। वह मानो सम्मोहन में था, उसके बस में नहीं था। अगले ही पल वह उसके आगोश में कैद हो चुका था। उसके मन, तन और आत्मा पर वसुधा का जादू पूरी तरह छा गया। उधर सुबह जब खिड़की से धूप रिया के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद टूटी। उसने करवट बदलकर देखा तो बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली और ठंडा था। घबराकर वह उठी और कमरे से बाहर निकल आई। कबीर, कबीर, कहां हो तुम? उसकी आवाज हवेली में गूंजकर खो गई। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद वह टहलने गया होगा, पर नीचे भी कोई नहीं था। गोपाल काका भी घर पर नहीं थे, शायद सुबह सुबह बाजार चले गए थे। रिया धीरे धीरे ऊपर लौटी। तभी उसकी नजर उस मनहूस कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था और भीतर से अजीब सी ठंडक बाहर आ रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर झांका। उसके होश उड़ गए। कमरे में कोई शाही सजावट नहीं थी, बस वही धूल और गंदगी। और फर्श पर कबीर बेसुध पड़ा था, निर्वस्त्र हालत में। रिया के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली, कबीर, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? कबीर हड़बड़ाकर उठ बैठा। खुद को उस हालत में देखकर पिछली रात की सारी बातें उसके जहन में कौंध गईं। उसने बौखलाई आवाज में कहा, नहीं, कल रात यहां सब कुछ अलग था। यहां बिस्तर था, पर्दे थे, वसुधा थी, सब था। अब सब गायब कैसे हो गया? पास में उसके कपड़े गंदगी में पड़े थे। उसने झटपट पहन लिए। रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए सख्त आवाज में कहा, कबीर, मुझे सच बताओ, कल रात क्या हुआ था? एक भी बात छुपाना मत। कबीर ने सिर झुका लिया, टूटी आवाज में बोला, वसुधा, वसुधा मुझे यहां लाई थी। यह नाम सुनते ही रिया का खून जम गया। उसके मन में ख्याल आया, शायद यह वसुधा कोई असली औरत है ही नहीं। यह सब कबीर के बीमार मन की उपज थी, क्योंकि उसके अलावा किसी ने भी उस औरत को कभी नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल रिया के मन में एक और खौफनाक सवाल उठा। अगर वह औरत सचमुच में है तो वह कौन है और क्यों उसके पति को, उसके प्यार को उससे छीन लेना चाहती है? रिया ने मन ही मन ठान लिया, नहीं, अब मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रुकूंगी। आज ही कबीर को लेकर यहां से जयपुर लौट जाऊंगी। लेकिन जैसे ही नाश्ता करके वे निकलने लगे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई और पूरे दिन आफत की तरह बरसती रही। गोपाल काका ने लाचारी से कहा, बेटी, आज का दिन यहीं रुक जाओ। ऐसे तूफान में निकलना ठीक नहीं है। कल सुबह मौसम साफ होते ही चले जाना। रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं काका, अब मैं कबीर को लेकर इस हवेली में एक रात भी और नहीं रुक सकती। चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हम आज यहां से निकल कर ही रहेंगे। शाम तक बारिश थोड़ी थमी। गोपाल काका के बार बार रोकने के बावजूद रिया ने कबीर का हाथ थामा और उसे सहारा देकर उस मनहूस हवेली से हमेशा के लिए बाहर निकल पड़ी। गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। हवेली और चंद्रपुर का वह डरावना गांव अब बहुत पीछे छूट चुका था। कबीर को एक झूठी तसल्ली होने लगी कि शायद वे उस बला से बच निकले हैं। लेकिन तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर वही भयावह औरत बैठी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह सीधे कबीर को घूर रही थी। कबीर ने डर के मारे बगल में देखा तो रिया गहरी नींद में सो रही थी, दुनिया से बेखबर। तभी उस औरत ने अपने खून से सने हाथ आगे बढ़ाए और कबीर का गला दबोच लिया। कबीर के मुंह से घुटती हुई कराह निकली। उसने झटके से उन बर्फीले हाथों को हटाया और भागने की कोशिश में चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा। सड़क पर गिरने से उसका बदन लहूलुहान हो गया, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना पागलों की तरह भागने लगा। उसने पीछे पलटकर देखा तो होश उड़ गए। वही औरत हवा में तैरते हुए बिना आवाज किए तेजी से उसका पीछा कर रही थी। कबीर चीख चीख कर चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी उसने देखा सामने पेड़ों के बीच वसुधा खड़ी थी।
एक पल को कबीर को लगा कि शायद कोई फरिश्ता उसे बचाने आ गया। वह घबरा कर रोते हुए बोला, वसुधा, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। वसुधा ने हैरानी से कहा, क्या हुआ कबीर? तुम इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो? कबीर ने कांपती आवाज में कहा, वो औरत, वो मुझे मार डालेगी। वसुधा ने मासूमियत से पूछा, कौन सी औरत कबीर? यहां तो कोई नहीं है। कबीर ने कांपते हुए पीछे इशारा किया, लेकिन वहां तो बस अंधेरा और सन्नाटा था। वसुधा धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके गले को सहलाते हुए फुसफुसाई, कबीर, तुम्हें सिर्फ मेरा होना है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कबीर ने हैरानी से देखा, वसुधा का खूबसूरत चेहरा अचानक पिघलकर उसी भयावह औरत के रूप में बदल गया। अब वही औरत उसके गले को दबाए हुए थी। कबीर ने चीखते हुए कहा, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत के चेहरे पर अजीब सी कंपी दौड़ गई। अगले ही पल उसके होंठों से इतनी डरावनी, कान फाड़ देने वाली हंसी निकली कि कबीर की रूह कांप गई। उसने कहा, जानना चाहता है कौन हूं मैं? सुनो, मैं इस हवेली की वह अभागन लड़की हूं जिसकी चीखें इन दीवारों से बाहर कभी नहीं पहुंच पाई। वही बदनसीब जिसे तुम्हारे पूर्वजों के खून ने बर्बाद किया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने कांपती लेकिन जहरीली आवाज में कहा, तुम्हारे खानदान ने मेरा जीवन छीना, मेरा प्यार छीना। अब मैं हर पीढ़ी का चयन छीन लूंगी। यह हवेली अब मेरा कब्रिस्तान है और कोई यहां सुकून से नहीं रह पाएगा। कबीर का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और होंठ कांपते हुए बस एक आखिरी चीख निकाल पाए, ना नहीं। अगले ही पल कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े विशाल बरगद से टकरा गई। जोरदार धमाके से पूरा इलाका कांप उठा। रिया का सिर डैशबोर्ड से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद जब होश लौटा तो उसने देखा कि गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। वह घबराकर बगल में देखने लगी, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था और कबीर वहां नहीं था। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। रिया की आवाज कांपी, कबीर, कबीर, कहां हो तुम? उसकी चीख पेड़ों से टकराकर गूंज गई, मगर लौट कर आया सिर्फ सन्नाटा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने सीने में धमक साफ सुनाई दे रही थी। कांपते कदमों से वह गाड़ी से बाहर उतरी। पैर अब भी थरथरा रहे थे। हाथ में मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। हल्की पीली रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पेड़ों की परछाइयां और भी भयावह लग रही थीं। कबीर, प्लीज आवाज दो। कहां हो तुम? रिया की आवाज टूट रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से अटक गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। मोबाइल हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा, मगर रोशनी अब भी जल रही थी। उसने जैसे ही मोबाइल उठाकर रोशनी डाली, उसका खून जम गया। वह कोई चीज नहीं थी, वह कबीर था। जमीन पर बेसुध पड़ा उसका पति। उसका शरीर जगह जगह से लहूलुहान था। सिर से खून बह रहा था। उसकी सांस इतनी हल्की थी कि लगा जैसे अभी थम जाएगी। कबीर! रिया चीख पड़ी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह उसके सीने पर झुक गई, चेहरे को थपथपाते हुए रोने लगी। उठो ना, कुछ बोलो मुझसे, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन कबीर की आंखें बंद थीं। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। कुछ देर तक रिया पागलों की तरह उसका नाम पुकारती रही। फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जागी। डर, थकान और घबराहट सब पर भारी पड़ गई। उसने तय कर लिया, नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अपने नाजुक शरीर से जितनी हिम्मत जुटा सकती थी, रिया ने उतनी लगाई। खून और मिट्टी से सने कबीर को उसने बड़ी मुश्किल से उठाया, घसीटा और गाड़ी तक खींच लाई। हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। इंजन पहले अटक सा गया, फिर गड़गड़ाते हुए चल पड़ा। रिया की आंखें नम थीं, सामने सड़क अंधेरे में गुम थी। उसका दिल जानता था कि इस अनजान सुनसान रात में उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची थी, हवेली। वही हवेली जो अब तक उसके लिए डर का दूसरा नाम थी। आज मजबूरी में वही उसकी पनाह बनने वाली थी। रिया जैसे तैसे टूटी फूटी कार संभालते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंची। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। सुबह होने में बस कुछ ही देर थी कि चरमराहट सुनकर गोपाल काका जल्दी जल्दी बाहर आए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर कबीर पर पड़ी, खून से लथपथ बेसुध हालत में उनके मुंह से चीख निकल गई। हे भगवान! गोपाल काका घबराकर बोले,
और तुरंत रिया के साथ मिलकर कबीर को गाड़ी से उतारा। कांपते हाथों से उसे हवेली के अंदर ले जाकर फर्श पर लिटाया। गोपाल काका की आंखें डरी हुई थीं। उन्होंने बिना वक्त गवाए रिया से कहा, बिटिया तुम इसके पास रहो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। वह दौड़ते हुए बाहर निकल गए। कुछ घंटों बाद कबीर की पलकों में हल्की हरकत हुई। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कबीर सुन सकते हो मुझे? तुम ठीक हो ना? कबीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा। चेहरा दर्द से सिकुड़ रहा था। रिया, वो औरत वसुधा, उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो हर जगह मेरा पीछा कर रही थी, वही मुझे मारना चाहती थी। रिया की सांस थम गई। तभी गांव से डॉक्टर आ गए। जल्दी जल्दी पट्टियां बांधकर दवाइयां देकर चले गए। लेकिन कबीर का शरीर अब भी दर्द से कराह रहा था। वह सच बताने पर अड्डा हुआ था। कमजोर आवाज में उसने फिर कहा, वो औरत, उसकी आंखों में नफरत थी। मैंने नाम सुना था, वसुधा। गोपाल काका जो कोने में खड़े थे, ये सुनकर पीले पड़ गए। उनके होंठ सूख गए। कांपती आवाज में बोले, साहब ये वही नाम है जो मेरे पिताजी अक्सर लिया करते थे। बचपन से सुनता आया हूं। इस हवेली के पीछे एक कुआं है। कहते हैं उसी में वसुधा की आत्मा भटकती है। उसे धोखा देकर मारा गया था, और धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी खानदान का बेटा था। रिया ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। गोपाल काका ने भारी सांस भरते हुए कहा, हां बिटिया, वसुधा से शादी का वादा करके उसे छल से मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज तक चैन नहीं पा सकी। रिया के दिल में सर्द लहर दौड़ गई। अब उसे समझ में आया कि आत्मा सिर्फ कबीर के पीछे क्यों लगी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए और अगले भाग के लिए तैयार रहिए। फिर मिलेंगे एक और खतरनाक और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक रात के सन्नाटे में बाहर मत निकलना। शायद कोई आपका नाम लेकर पुकारे, लेकिन याद रखना, उस आवाज का जवाब कभी मत देना।